Hello students, welcome to Study from Home, and today we are going to start our new chapter. Before going into the new chapter, थोड़ा सा पिछले वाले को चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, जहाँ पे हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया। उसके बाद हमने बिजनेस के बारे में जाना, ऑब्जेक्टिव जाने, प्रॉफिट का रोल जाना, बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया एंड रिस्क के बारे में जाना। ठीक है, कॉमर्स, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसको देख के आप पूरा चैप्टर आपका एक सिंगल फ्लो चार्ट में कवर अप हो रहा है। हाउ बिजनेस कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इनटू द ह्यूमन एक्टिविटी, हाउ वी क्लासिफाई द ह्यूमन एक्टिविटी एंड हाउ वी क्लासिफाइड द बिजनेस, एंड आफ्टर दैट we emphasized each and every topic and every single point. And still you guys have any of the query, you can contact me in any of the way possible. In the previous videos I have already told you about how to contact me. तो एक चीज़ जो मैं 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, जैसे कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स व्हाट CBSE हैज़ डन, CBSE हैज़ कन्वर्टेड द 25% ऑफ वेटेज ऑफ देयर पेपर इनटू द 1 mark questions. Means major part of the question paper will be covering up these MCQs. So these are some examples of MCQ. What kind of MCQs are going to cover up for the first chapter, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन प्रॉफिट विथ सर्विस। सेकंड, Canara Bank opened a new branch in Bangalore. It is fulfilling which of the following organizational objective? Growth. तो इस तरह के कुछ MCQs आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इन MCQs को एक बार देख लीजिएगा एंड whenever we will be in the class हम इस तरह के कुछ MCQs को डिस्कस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपना नया चैप्टर, एंड द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप में से किसी को याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, पिछले वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट दैट हम क्या करेंगे, हम 11th स्टैंडर्ड में एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, हम एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, एक बिजनेस डाल रहे हैं। अब वो बिजनेस क्या था, वो बिजनेस मैंने डाला था किस चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए। सपोज कीजिए जो हमारा बिजनेस हमने डाला है, ठीक है, दैट बिजनेस वॉज ऑफ वॉट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि कोका कोला का बिस्किट, कोका कोला का या ऐसी ही किसी ऐसा ही कोई बिजनेस डाला। तो सबसे पहला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना कि क्या क्या तरीके हैं बिजनेस खोलने के, एंड बिजनेस के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, एंड किन किन तरीकों से हमारे बिजनेस को एड मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं रिकॉल करा दूं, आपके लास्ट वीडियो में एक टॉपिक था, what are the things that we'll have to take care of at the time of beginning of the organization। यानी कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक क्वेरी जो आती है कि फॉर्म मतलब सर, बेटा फॉर्म मतलब फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यानी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके बिजनेस के कितने मालिक होंगे, किस तरह के मालिक होंगे, यानी किस तरह का बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके कई तरह के होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब हमें बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो हमारा बिजनेस किस फॉर्म में खुलेगा ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वेरी फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज़ इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखने की है, वो ये है कि हम बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा फोकस रह के पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी एक जनरल इकोनॉमी में या मार्केट में जनरली 2 सेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, 3 होते हैं एक्चुअली। एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, और तीसरा जो सेक्टर होता है वो होता है क्या, जॉइंट सेक्टर।
तो कितने सेक्टर पाए जाते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के केवल और केवल तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, एक जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स वेयर द ओनरशिप इज इन द प्राइवेट हैंड्स, ठीक है, वेयर द ओनर ऑफ द बिजनेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे फेसबुक है, हु इज द ओनर ऑफ फेसबुक? फेसबुक इज ओन्ड बाय मार्क जकरबर्ग, ठीक है। फेसबुक का ओनर कौन है? मार्क जकरबर्ग। तो वो कौन है? प्राइवेट पर्सन है। अब यही पब्लिक सेक्टर की या इंडिया की बात करूं, टाटा ग्रुप का ओनर कौन है? टाटा ग्रुप के ओनर है आपके रतन टाटा जी। अगर अभी मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर मीन्स दोज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर का तो एग्जाम्पल दे दिया, सर पब्लिक सेक्टर का भी एग्जाम्पल दीजिए। इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल की हम बात करते हैं, भारतीय रेलवेज का ओनर कौन है? जैसा कि इसके नाम में ही आता है, इंडियन रेलवेज की ओनर कौन है? इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो किस में आ गया? इंडियन रेलवेज आपका पब्लिक सेक्टर में आ गया, एंड जो आपका टाटा ग्रुप है वो आपका प्राइवेट सेक्टर में आ गया। जॉइंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। जॉइंट सेक्टर में क्या आता है? जॉइंट सेक्टर बेटा वो सेक्टर होता है जहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों आकर के काम करते हैं, ठीक है, फॉर टू एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे प्राइवेट का एग्जांपल दिया, मैंने पब्लिक का एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे बना है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे कैसे बना है आपको पता है? यमुना एक्सप्रेसवे बनना था, उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट था दैट दे वांटेड द टूरिस्ट टू रीच टू आगरा इन द वेरी शॉर्ट स्पॉन ऑफ टाइम फ्रॉम नोएडा टू आगरा। इसके लिए उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया। एक्सप्रेसवे के लिए आप लोगों को पता है उन्होंने हाथ मिलाया किसके साथ? जेपी ग्रुप के साथ। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी, ठीक है, और जेपी ग्रुप के पास प्रोफेशनल हेल्प, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स। तो वहाँ पे जेपी ग्रुप एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? जॉइंट वेंचर बना लिया, ठीक है, यानी दोनों मिलके एक साथ एक फर्म, एक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आ गए। तो वो होता है आपका जॉइंट वेंचर, जहाँ पे दो प्राइवेट भी हो सकती हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक भी हो सकती है। इस तरह से आपका तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। लेकिन जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखने की है वो है हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करूं, हम यहाँ पे ना प्राइवेट पढ़ रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पे ना पब्लिक पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ना जॉइंट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? पब्लिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। हम बात कर रहे हैं कि आप बिजनेस खोलोगे तो आप अपने बिजनेस की ओनरशिप किस तरह की रखना चाहेंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। इफ आई force you that you have to open a factory, I force you that you'll have to come up with a business idea, then in your business idea, when whatever the business you are going to start, that business, what would be the kind of ownership that you are going to choose when you will start the business? किस तरह की ओनरशिप आप चूज करेंगे जब आप अपना खुद का बिजनेस चूज करेंगे? ये है इस पूरे सेंट्रल आइडिया पे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। हम उस एक आइडिया की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में जो आपका आंसर बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर बनेगा, मैंने आपसे पूछा कि सर आप किस तरह का बिजनेस, किस तरह की ओनरशिप शुरू करेंगे, तो सबसे पहली और सबसे कॉमन जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल ट्रेडर्स। व्हाट इज सोल ट्रेडर्स? इसको सोल ट्रेडर्स या एक और नाम है इसका, सेकंड नाम क्या है इसका? सोल प्रोप्राइटर। दो नाम है इसके, सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं, हम इसे एड्रेस कर सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर टू। तो सबसे पहले सोल ये होता क्या है? आप घर के बाहर निकलते हैं, भैया आवाज़ लगा रहे हैं आलू ले लो, आलू ले लो, वहाँ पे कोई और आवाज़ लगा रहा है, वहाँ पे आपके मोहल्ले के बाहर कोई लड़का फल बेच रहा है। ये सब एग्जाम्पल हैं सोल प्रोप्राइटर के। अब जानना चाहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सोल? जो सोल टर्म है, इस सोल टर्म का मतलब क्या है? इस सोल टर्म का मतलब होता है सिंगल।
सोल टर्म का मतलब क्या है? सिंगल। ट्रेड का मतलब था बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि द पर्सन हु डज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो sole trader is the form of business organization where there is only single owner of the business। जहां बिजनेस का केवल एक अकेला मालिक होता है ना, हम उसको कहते हैं हमारा सोल प्रोपराइटर या फिर सोल ट्रेडर। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोल प्रोपराइटर और द सोल ट्रेडर। ठीक है, सबसे पहला जो वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट दैट इज द इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द ग्लोब। मैं एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं आपके शहर, आपके घर से लेकर के पूरे दुनिया के बड़े से बड़ी इकोनॉमी, किसी भी देश में आप चले जाइए, सोल ट्रेडर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द ग्लोब। Why? Because it is owned and operated by one person। यूएस में चले जाओ, आपको फूड ट्रक का ट्रेंड मिलेगा, अब वहाँ पे आपको हॉट डॉग का ठेला लगाने वाला बंदा मिलेगा, आपको फ्लावर बेचने वाला बंदा मिलेगा। ये सब कौन है? दे ऑल आर द सोल प्रोपराइटर। यानी कि सोल प्रोपराइटर इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर वन पर्सन हैज द आइडिया एंड ही टेक्स ऑल द रिस्क एंड ही इज द पर्सन टू ब्रेक द आइस। यानी बिजनेस शुरू करने के आइडिया से लेके उस आइडिया के एग्जीक्यूशन तक, बिजनेस के सारे काम तक वो ओनर है। ठीक है, सारे काम वो कर रहा है और एक सिंगल ओनर की वजह से हम बोलते हैं क्या? सोल ट्रेडर या सोल ऑर्गेनाइजेशन को वन मैन शो। ठीक है, वन मैन शो फ्रेज का मतलब क्या है? यानी एक अकेला यहां सब कुछ करता है। ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन फॉर द आइडिया, फॉर द रिस्क, फॉर द प्रोफेशनल आइडियाज। ही जस्ट लायबल फॉर ओनली हिमसेल्फ। ठीक है, एक टर्म जो आएगा यहां पे बार बार, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बोला लायबल, वो टर्म है आपका लायबिलिटी। अगर आप इस टर्म का मतलब नहीं और ये टर्म सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल और केवल बिजनेस में आ रहा हो, ये टर्म आपका अकाउंटेंसी का भी पार्ट है, ये टर्म आपका बिजनेस स्टडीज का भी पार्ट है एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टू। तो लायबिलिटी टर्म का मतलब होता है क्या? लायबिलिटी टर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी टर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इतना हो गया, उसके बाद और इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो इन सोल ट्रेडर दैट वन पर्सन कैन एम्प्लॉय अदर्स बट द ओनर इज द सोल प्रोपराइटर। वेरी इजी टू सेटअप। देखो, अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, उसके माइंड में रात में आइडिया आया, सुबह उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जैसे किसी ने सोच लिया उसे सुबह उठ के सब्जी का ठेला लगाना है, कितना चाहिए? छोटा सा इन्वेस्टमेंट, ठेला स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ सोल प्रोपराइटर। ठीक है, एंड लीगल रेगुलेशन भी ज्यादा नहीं होती, एक्चुअली नो लीगल रेगुलेशन। लीगल रेगुलेशन एक्चुअली होती नहीं है सोल ट्रेडर पे, एक्सेप्ट द फूड एंड मेडिकल। ठीक है, फूड एंड मेडिकल के अगर बाहर है तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जी वाले को कुछ नहीं करना पड़ता, फल वाले को कुछ नहीं करना पड़ता, पेंट वाले की शॉप है, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपका फूड बिजनेस है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव द फूड लाइसेंस। एंड यहाँ पे चलो क्वेश्चन आया है फूड का, तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा फिर आंसर बताऊंगा। गिव मी द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इश्यूज द फूड लाइसेंस इन इंडिया। ठीक है, तो क्या पूछा मैंने पूछा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में फूड लाइसेंस इशू करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? FSSAI। क्या है FSSAI का मतलब? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगली बार बिस्किट खाए ना तो उसके पैकेट को पलट के देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं ये नाम वहां पे मिलेगा, FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सोल ट्रेडर की क्या है, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। रिटेलिंग यानी छोटे मोटे दुकानदार, विंडो क्लीनिंग, ठीक है, हेयर ड्रेसिंग, नाई की दुकान है, ये आपके सोल ट्रेडर के कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। यानी सोल ट्रेडर दे डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी टू सेटअप।
बता दिया मैंने, ठीक है। एंड जो मनी है यानी कि द इन्वेस्टर इज द ओनर, यानी जो पैसा किसका जा रहा है, ओनर का। जब पैसा ओनर का जा रहा है तो वो ही अकेला रिस्क को बेयर करेगा। तो एक पॉइंट आ गया, सोल रिस्क बेयरर, सोल रिस्क बेयरर, यानी कि जब पैसा उसका अकेले का है तो रिस्क भी उसका अकेले का होगा। तो यानी कि सोल रिस्क बेयरर मतलब ही इज द ओनली पर्सन टू बेयर द रिस्क इन द बिजनेस, ठीक है। एंड दे आर अनइनकॉर्पोरेटेड, यानी कि मीनिंग दैट लीगली द ओनर एंड द बिजनेस आर द सेम, यानी कि जो ओनर बिजनेस होता है ना वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है। वो ये पॉइंट हमारा आएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट आएगा, इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बेटर है जब आएगा तब समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। एंड द ओनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, आ गया यहाँ पे टर्म लायबिलिटी। टर्म का मतलब बताया था मैंने क्या, द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी टर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके और कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़े, that it doesn't need lot of money to set up, and all over the money is provided by the owner, and owner is the sole risk bearer, and the owner has the unlimited liability, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी शायद मैं आपको बता चुका हूं। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज को हाईलाइट करूंगा। वेरी फ्यू लीगल रेगुलेशन, मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था, कंट्रोल, द सिंगल कंट्रोल, यानी कि कोई भी आपके डिसीजन को चैलेंज करने नहीं आएगा इन द बिजनेस। कोई जैसे होता है ना, एम्प्लॉयज एक दूसरे को परेशान करते हैं, नो, आप मालिक हो, आपने बोला कि आज दुकान खुलेगी तो खुलेगी, आप बोलो दुकान नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, बिकॉज इट इज़ योर रिस्क, ठीक है। पैसा आपकी जेब से लगा है, नुकसान आपका हो रहा है, आपको किसी को जवाब नहीं देना, ठीक है। यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। एंड यू हैव फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टर्म का मतलब क्या है, यू आर फ्री टू टेक डिसीजन वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, यानी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन चाहते हैं, कोई भी डील चाहते हैं। अब भैया एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक डील फाइनल होनी हो तो पूरा एक पैनलाइज है, मैनेजर्स बैठेंगे, काम होगा, उसके बाद बहुत प्रोसेस से वो चीज़ होनी है, ठीक है। लेकिन अगर एक छोटा बिजनेस है जहाँ पे सिंगल ओनर है, वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन बेसिस पे सीधा का सीधा उस डील को फाइनल कर सकता है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। पर्सनल कस्टमर कॉन्टैक्ट, यानी कि द ओनर रिमेन्स इन द कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, ठीक है। अलग से एक डिपार्टमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती जो कस्टमर से कॉन्टैक्ट करे। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, या स्कूल देख लीजिए, होटल देख लीजिए, होटल में आप जाएंगे सबसे पहले क्या मिलता है, रिसेप्शन, ठीक है। और ओनर जिस तरह से कस्टमर से बिहेव करेगा ना, उसके एम्प्लॉय उस तरह से कभी बिहेव नहीं करेंगे, बिकॉज द ओनर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड द कस्टमर। जो काम कर रहा है उसको कभी समझ में नहीं आएगी ये चीज़, ठीक है। तो पर्सनल कस्टमर कॉन्टैक्ट से क्या फ़ायदा होगा, पर्सनल कस्टमर कॉन्टैक्ट से बिजनेस का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इन सोल प्रोप्राइटर डिसीजन मेकिंग इज क्वाइट स्ट्रांग, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एनी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट किसी के साथ ₹1 बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने लिए काम करते हो, अब सारा प्रॉफिट अपनी जेब में जाएगा। यू विल बी द ओनली पर्सन टू अर्न द प्रॉफिट। सीक्रेसी, आपके बिजनेस के सीक्रेट बाहर नहीं जा सकते। यू विल बी द ओनली पर्सन वर्किंग इन दैट, एंड यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर सीक्रेट विद एनीवन, ठीक है। क्योंकि बिजनेस सीक्रेट, अब बिजनेस सीक्रेट का एग्जांपल क्या है, बिजनेस सीक्रेट का एग्जांपल ये है कि कोका कोला का नाम आप सबने सुना है, पीते भी बहुत है। अगर क्या सोचिए, अगर कोका कोला की रेसिपी लीक हो जाए तो, जिस दिन कोका कोला की रेसिपी लीक हो गई ना, उस दिन मार्केट में इतनी कोका कोला आ जाएंगी कि असली कोका कोला की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और $1 बिलियन का 150 साल पुराना बिजनेस एक साल के अंदर, मतलब कुछ दिनों के अंदर, एक साल तो बहुत ज़्यादा टाइम बोल दिया मैंने, कुछ दिनों के अंदर टॉप से बॉटम पे आ जाएगा। तो ये होता है मेंटेनिंग द सीक्रेसी। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी परेशानियां क्या हैं, ठीक है। वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अकेला आदमी मीन्स द सोल प्रोप्राइटर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर, he is the person to bear all the liability. So in this unlimited liability is there on the owner, ठीक है।
चाहे वो कर्ज चुकाने की हो, चाहे वो माल पहुंचाने की हो। और अगर कर्ज की बात आती है, इफ एनी ऑफ द situation he is not able to pay his finances, his liability, then his personal assets can also be diluted. in case अगर वो नहीं चुका पाया तो उसकी खुद की ज़मीन, घर ज़मीन सब बिक सकती है। ठीक है, मनी फाइनेंस, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है या फिर खुद ही, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, खुद ही बैंक से लोन लेना पड़ता है। हाई कॉस्ट, यानी कि हर चीज़ की कॉस्ट हाई रखती है क्योंकि वो अपनी लेबर लगा रहा है, अपनी लेबर निकालने के लिए कॉस्ट हाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्राइजेस, जब प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिलती तो प्राइजेस का डिक्लेरेशन भी बहुत मुश्किल होता है। रेजिंग कैपिटल, मार्केट से कैपिटल रेज करना यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर एक दम पे यानी अकेले वन मैन शो के फॉर्म पे चल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम अकेले आदमी को एक बिजनेस में देना पड़ता है। ग्रुप है तो ग्रुप तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन अकेले आदमी को घंटों देने पड़ते हैं। ठीक है, मोर देन द टाइम इज़ नीडेड। स्पेशलिस्ट नहीं होते। देखिए बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या है, हर तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। सेल्स का अपना स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग के अपने स्पेशलिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अपने स्पेशलिस्ट। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर तो ऑलरेडी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होते हैं, तो इनमें स्पेशलिस्ट कम होते हैं। हेल्थ, अगर उस बंदे की हेल्थ खराब हो गई तो उसके पीछे बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है। एंड कंटिन्यूटी, इन केस अगर वो बंदा मर गया, जेल चला गया, इन एनी ऑफ द मिसहैपनिंग्स, देन देयर रिमेन्स द कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डिसकंटिन्यू होने की भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े डिसएडवांटेजेस, हमने पढ़े एडवांटेजेस, हमने पढ़े सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आप अपने डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज बना सकते हैं। एक चीज़ याद रख लीजिए, कुछ बेसिक पॉइंट हैं, यही सारे के सारे आपके मोस्टली अदर में भी आ जाएंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स केस स्टडी के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोबारा बताऊंगा कि केस स्टडी कभी भी सॉल्व करने बैठे तो एटलीस्ट रीड द केस स्टडी ट्वाइस। कितनी बार? कम से कम 2 बार केस स्टडी पढ़नी है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए, इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द केस स्टडीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मनोज इज रनिंग अ जनरल स्टोर के नीचे अंडरलाइन कर दो पहले ही, अंडर द नेम डेली नीड्स। ठीक है, in a local market. He takes all decision about business himself without any interference from others and get all the profit as a reward for bearing the full risk. In context of above case, identify and define the form of business organization in which Manoj has formed his business. Sole proprietor. State any 4 feature of that form. फीचर जो पहले की स्लाइड्स में थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। श्री राम स्टार्टेड अ कन्फेक्शनरी बिजनेस फ्यू ईयर्स बैक। ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉसेस इन द बिजनेस ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। लॉसेस की वजह से वो बिजनेस क्लोज करने का डिसाइड करते हैं। He owes ₹4 lakhs to supplier firm who he had been taking goods on credit. यानी कि उसका 4 लाख रुपए का लोन भी है जो उसका सप्लायर था। ठीक है, हिज बिजनेस फंड्स आर इनसफिशिएंट टू रिपे द डेब्ट्स। कैन सप्लायर रिकवर द फंड्स फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ श्रीराम एज हिज बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू रिपे द डेब्ट्स। यानी कि क्या सप्लायर उसके पर्सनल एसेट से भी अपने पैसा चुका सकता है? क्यों? कि उसके पास तो पैसा है नहीं देने के लिए। तो इसका आंसर है यस, सप्लायर चुका सकता है because in sole proprietor there is no separation between the business and owner. यानी कि बिजनेस एंड ओनर जो है वो अलग नहीं होते, एंड ओनर हैज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, एंड इन केस ऑफ अनपेड डेब्ट्स हिज पर्सनल एसेट्स कैन ऑल्सो बी डाइल्यूटेड। यानी कि पर्सनल एसेट्स भी उसके बेचे जा सकते हैं अगर वो डेब्ट को पे नहीं कर पाता। तो इस तरह की केस स्टडी सॉल्व कीजिए, इन केस स्टडीज को अपनी लैंग्वेज में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं फुल स्टॉप देता हूँ। एंड अगेन मैं अपील करता हूँ सभी स्टूडेंट्स से, स्टे होम, स्टे सेफ।
ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।